और भाई लोग कैसे हो। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक का एपिसोड नंबर 2 मॉन्स्टर। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ईगो सभी को टैग गेम खेलने के लिए बोलता है, जिसमें कीरा को बॉल हिट कर देती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जापान फुटबॉल यूनियन की मीटिंग को दिखाई जाती है। उनमें से एक का नाम अनारी होता है, जो कि जापान फुटबॉल यूनियन की नई मेंबर होती है। जापान फुटबॉल टीम के रिजल्ट को देखते हुए अनारी कह रही होती है, अगर ऐसे चलता रहा तो जापान हज़ारों सालों में भी वर्ल्ड कप जीत नहीं पाएगा। वहीं पर एक और मेंबर रहता है जिसका नाम हिरोतोशी होता है। हिरोतोशी जापानीज फुटबॉल यूनियन का स्पेशल एडवाइज़र होता है। हिरोतोशी कहता है, वैसे भी जो फुटबॉल है वो बस बिजनेस के लिए है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो जापानीज टीम है वो कभी वर्ल्ड कप जीत पाएगी? जिसे सुन अनारी कहती है, हाँ जापानीज टीम वर्ल्ड कप जीतेगी और ये मेरा सपना है, लेकिन यही सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक यहाँ पर तुम जैसे चोर बैठे हैं जो कि फुटबॉल के नाम पर बस पैसे ही खा रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि तुम सब जापान को वर्ल्ड कप जिताने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जापान को वर्ल्ड कप जिताने का काम मैं अकेले ही कर लूँगी। ये सुन हिरोतोशी कहता है, ठीक है ये सब काम तुम अकेले ही करना, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ या फिर हम पे कोई दिक्कत आई तो तुम जानती हो सबसे पहले गर्दन किसका कटेगा। फिर अनारी बताती है कि जापान को वर्ल्ड कप जिताने का काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है और उसका नाम ईगो जिनपाची है। फिर हमें ब्लू लॉक का सीन दिखाया जाता है। कीरा इसागी से पूछ रहा होता है कि अभी तुमने क्या किया। इसागी कहता है कि उसे भी समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ। तभी वहाँ पे ईगो आ जाता है और कीरा को डिस्क्वालीफाई करते हुए कहता है, यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट मैटर करते हैं। जिसे सुन कीरा गुस्से में कहता है कि तुम इस 2 मिनट के बेकार से गेम से मेरे टैलेंट का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, और इस ब्लू लॉक से फुटबॉल का क्या लेना देना है। ईगो कहता है, सब कुछ। फिर ईगो बताने लगता है कि जहाँ पर तुम सब खेल रहे हो इसका एरिया फुटबॉल के पेनल्टी एरिया जितना ही बड़ा है, और फुटबॉल में ज़्यादातर गोल इसी एरिया में होते हैं। अगर तुम इस एरिया में खेल नहीं पा रहे हो तो तुम्हारे अंदर स्ट्राइकर वाली बात नहीं है। कीरा कहता है, ये जो टैग गेम है ये तो बिल्कुल भी फुटबॉल जैसा नहीं है। ईगो बताता है कि टैग गेम और फुटबॉल लगभग सेम है। टैग गेम में हमारा एम क्लियर रहता है कि ओपोनेंट प्लेयर को बॉल हिट करनी है, और फुटबॉल में अगर तुम्हारा एम ही क्लियर नहीं है तो तुम गोल कैसे करोगे। फिर कीरा कहता है, फुटबॉल में तो 90 मिनट होते हैं और तुमने तो हमें सिर्फ 2 मिनट दिए। ईगो कहता है, मैं मानता हूँ कि फुटबॉल में 90 मिनट होते हैं, लेकिन मैच के दौरान अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं तो तुम वहाँ पर भी ऐसे बहाने मारोगे। मान लो तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हें गोल करना है, और तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बॉल पास किया और वो बॉल तुम्हारे पीठ पर लग गया, तो क्या तुम उस मौके को छोड़ दोगे और हार मान लोगे। फिर ईगो कहता है, इसागी और बचीरा ने हायर रैंक वाले को टारगेट किया, इसीलिए आज वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, और तुमने भागने की सोची इसीलिए आज तुम डिस्क्वालीफाई हो गए और तुम्हारा फुटबॉल करियर ख़त्म हो गया। ये सुन कीरा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी इसागी उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर कीरा इसागी को इतने गुस्से तरीके से देखता है कि इसागी कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर कीरा वहाँ से चले जाता है। फिर इसागी सोचने लगता है कि क्या भी उसने कीरा का फुटबॉल करियर ख़त्म कर दिया, और ये सोचकर इसागी अपने आप को दोष देते रहता है। तभी इसागी बचीरा से पूछता है कि तुमने मुझे बॉल पास क्यों किया। बचीरा कहता है कि तुम्हारे शकल पर लिखा था कि तुम बॉल को कीरा पर ज़रूर हिट करोगे। फिर ईगो सबको बधाई देते हुए कहता है कि तुम सबने एडमिशन एग्ज़ाम को पास कर लिया है। ईगो बताता है कि ये रूम में सिर्फ अब 11 लोग हैं और ये 11 लोग को एक साथ रहना होगा, और इनका टीम का नाम टीम जेट रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर इसागी और इग्रासी एक बंदे के साथ रनिंग कर रहे होते हैं, और इस बंदे का नाम रायची होता है। इसागी और इग्रासी रायची के जितना दौड़ नहीं पा रहे होते हैं। रायची बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। इसागी और इग्रासी पूरी तरह थक चुके थे। फिर इसागी और एक बंदा जंप मारते रहते हैं, और उस बंदे का नाम कून होता है। कून इसागी से काफ़ी ज़्यादा जंप मारते रहता है। इसागी कून से बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पा रहा था। फिर हमें लंच टाइम दिखाई जाती है। सभी को अपने रैंक के हिसाब से खाना मिल रहा था। इसागी और इग्रासी को बहुत ही बेकार खाना मिलता है, वहीं कुछ बंदे को बहुत ही अच्छा। फिर हमें सोने का टाइम दिखाया जाता है।
सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन इसागी सबसे लोएस्ट रैंक में होने के कारण उसे नींद नहीं आ रही होती है। इसीलिए इसागी ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है। तभी वहाँ बचीरा आ जाता है और वो दोनों ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। वहीं पर इसागी बचीरा से फिर से पूछता है कि उसने उसे ही बॉल पास क्यों किया। बचीरा कहता है उसके अंदर एक मॉन्स्टर है और उसी मॉन्स्टर ने तुम्हें बॉल पास करने को कहा। फिर हमें बचीरा का पास दिखाई जाती है। बचीरा बताता है कि वो एक मैच खेल रहा था और वो अपने पार्टनर को बिना बॉल पास किए गोल करने आगे बढ़ रहा था, लेकिन अपोनेंट टीम उससे बॉल छीन लेती है और बचीरा ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर बचीरा से कहता है तुम मेरा हाथ थाम लो और मैं तुम्हें बेस्ट ट्रैकर बनाऊंगा। लेकिन इसागी को बचीरा के बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। अभी बचीरा इसागी के एकदम सामने चला जाता है और बोलता है मेरे अंदर के मॉन्स्टर ने ही तुम्हें बॉल पास करने को बोला था, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक मॉन्स्टर है और मैंने वैसा ही किया। इसागी फिर सोचने लगता है हाँ शायद उसके अंदर के मॉन्स्टर की ही वजह से ही जब बचीरा ने उसे बॉल पास किया तो उस समय उसके बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। फिर इसागी कहता है अगर मुझे ब्लू लॉक में सर्वाइव करना है तो मुझे अपने मॉन्स्टर के बारे में और जानना होगा। तभी बचीरा इसागी से कहता है जितने भी फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं जैसे कि रोनाल्डो, मेसी, ये सब के अंदर भी मॉन्स्टर है, इसीलिए वो इतने अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। फिर बचीरा इसागी से कहता है तुम पूरे जी जान लगा दो और मेरे से बॉल छीन कर दिखाओ। इसागी फुल स्पीड में बॉल लेने के लिए जाता है और उसकी आँख साइन करने लगती है। ये देख बचीरा कहता है देखो तुम्हारे आँख से साफ साफ पता चल रही है कि तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है सभी अपने रूम में आ जाएं क्योंकि सभी की रैंक अपडेट होने वाली है। हम देखते हैं कि इसागी की रैंक 299 से 274 हो गई होती है, वहीं इग्रासी की 300 से 275। ये देख इसागी बहुत ही खुश होते रहता है। तभी वहाँ ईगो आ जाता है और सभी ईगो से शिकायत करने लगते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट और खाना बहुत ही ख़राब है। फिर ईगो ब्लू लॉक का सिस्टम बताने लगता है। ईगो कहता है यहाँ पर टोटल 25 टीम है, बी से लेकर जेड तक, और सभी के पास अपना अपना ट्रेनिंग ग्राउंड है। सभी को उनकी एबिलिटी के हिसाब से ग्रुप किया गया है और जो टीम जेड है वो एबिलिटी के मामले में सबसे लो रैंक करती है। ईगो बताता है स्टार्टिंग में 300 प्लेयर आए थे, लेकिन लेवल 1 के सिलेक्शन के बाद अब सिर्फ 275 प्लेयर बचे हैं। ये सुन इग्रासी और इसागी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अभी भी वो दोनों लोएस्ट रैंक पर थे। फिर ईगो बताता है कि तुम्हारा जितना लोएस्ट रैंक होगा तुम्हारी फैसिलिटी भी उतनी कम होगी। फिर हम एक न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो कि एक फुटबॉल प्लेयर का इंटरव्यू ले रहा था और इस फुटबॉल प्लेयर का नाम इतोसी होता है। वर्ल्ड का टॉप फुटबॉल प्लेयर का लिस्ट में इतोसी का नाम 11 नंबर पर आता है। इतोसी जापान में पासपोर्ट को सिर्फ रिन्यू कराने आया होता है। फिर इंटरव्यू इतोसी से पूछता है क्या तुम जापान के लिए फ़ुटबॉल खेलोगे। इतोसी कहता है वो बस गलत कंट्री में पैदा हो गया, वो जापान के लिए फ़ुटबॉल खेलने से अच्छा जर्मनी के कॉलेज स्टूडेंट के साथ फ़ुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करेगा। ये कहकर इतोसी वहाँ से जाने लगता है। तभी इतोसी का मैनेजर इतोसी से कहता है आपको न्यूज़ रिपोर्टर के सामने ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, इससे जापान वाले नाराज़ हो जाएंगे। इतोसी कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे। फिर इतोसी की नज़र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाती है जहाँ पर जापानीज़ फुटबॉल यूनियन के स्पेशल एडवाइज़र सबको ब्लू लॉक के बारे में समझा रहे होते हैं, लेकिन मीडिया वाले को ब्लू लॉक का प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी अनारी गुस्से से कहती है अगर उन्हें वर्ल्ड कप चाहिए तो उन्हें कड़े नियमों का सहारा लेना पड़ेगा और ये कड़े नियम ब्लू लॉक में फॉलो किए जाते हैं ताकि ब्लू लॉक से बेहतरीन स्ट्राइकर निकले और जापान को वर्ल्ड कप दिलाए। ये कहकर अनारी वहाँ से चली जाती है, लेकिन मीडिया वाले को अभी भी ब्लू लॉक पसंद नहीं आ रहा होता है। फिर इतोसी का मैनेजर कहता है हमें फ़्लाइट के लिए लेट हो रही है, पर इतोसी मैनेजर से कहता है वो फ़्लाइट कैंसिल कर दे क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता है कि जापान किस इडियट प्लेयर को जन्म देने वाली है। फिर हम टीम जेड को देखते हैं जो अपने फर्स्ट सिलेक्शन राउंड की ओर बढ़ रहे थे और टीम जेड का सामना टीम एक्स के साथ होने वाला था और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को क्या लगता है टीम जेड और टीम एक्स में से कौन जीतने वाला है? कमेंट में ज़रूर बताएं कि विनर कौन होगा। विनर को जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।